नमस्कार। डीडी हिमाचल के तमाम दर्शकों का हम आप सभी के जाने पहचाने कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर आशा शर्मा और आज हम मन की बात करने वाले हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं मनोरोग कारण एवं निदान इस विषय पर। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं, अगर हम खास तौर पर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में मनोरोग को बीमारी के रूप में या रोग के रूप में नहीं देखा जाता है तो भूत प्रेत की छाया के रूप में, या पिछले जन्मों के हमारे जो कर्म हैं उनके प्रभाव के रूप में, या हमारे ग्रहों की छाया के रूप में। लेकिन हम आपको एश्योर करते हैं कि ये एक बीमारी है, मेंटल सिकनेस है। इसकी पहचान की जा सकती है और इसका निदान भी साइंस में संभव है। तो चलिए विस्तार से इस रोग के बारे में जानते हैं, इसकी पहचान के बारे में जानते हैं कि अगर हम इस रोग से घिर जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, तो कैसे इससे हम अपना उपचार करवा सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के रूप में हैं डॉक्टर संजय पाठक, जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक हैं हिमाचल हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ, और इसके साथ साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य मानसिक प्राधिकरण भी वो हैं। डॉक्टर संजय पाठक, नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। जी, थैंक यू। और जैसे आपने जान ही लिया कि आज हम मनोरोग कारण एवं निदान इस विषय पर जानकारी अपने दर्शकों को देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि हम किस रोग की बात कर रहे हैं, किस चीज़ को हम रोग में गिन रहे हैं। तो मनोरोग क्या है, सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, क्या क्या कारण हैं इसके। जी, मनोरोग जो है वो एक लक्षणों का समूह है। आप ऐसे मान सकते हैं कि कुछ लक्षण हैं जो कि स्पष्टता देख सकते हैं आप, और उसमें जो है पहली चीज़ है कि जैसे आपकी याददाश्त है, मेमोरी है ना, मेमोरी याददाश्त जो है, या उसके पश्चात आपका जो है वो थॉट प्रोसेस है, आपकी सोच में क्या क्या कंटेंट है ना। इसी तरह से आपका जो है जो परसेप्शन है, चीज़ों को आप कैसे परसीव कर रहे हैं, है ना, आप क्या देख रहे हैं, उनको कैसे परसीव कर रहे हैं, ये एक समूह है। इसी तरह से अगर आपकी ओरिएंटेशन का तात्पर्य है कि आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हैं, आपके सामने जो है कौन व्यक्ति है या किस जगह पे है, ये सारी, इसको ओरिएंटेशन कहते हैं हम। टाइम, प्लेस है ना, और पर्सन कौन है, टाइम कहाँ है, कितना टाइम, सुबह है, शाम है, सो ये एक ओरिएंटेशन कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ है वो है मूड है ना, आपके जो चेहरे पे या आपके जो मस्तिष्क में कैसे कैसे भाव आ रहे हैं, मूड चेंजेस, ये सारे लक्षणों के समूह हैं जो आप देख सकते हैं। आप याददाश्त को देख सकते हैं, आप थॉट प्रोसेस को देख सकते हैं, आप ओरिएंटेशन को देख सकते हैं। तो ये एक लक्षणों का समूह हो गया। अब ये लक्षणों का समूह उस व्यक्ति के जो दिनचर्या है या उसके कार्यकलाप के ऊपर कितना अफेक्ट कर रहा है ना। इतना इफेक्ट कर रहा है कि उसके जजमेंट का ही पता नहीं चल रहा है, उसको जजमेंट का पता नहीं लगता है ना। उसके जो है वो कैपेबल नहीं है, वो मतलब इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं होता कि क्या रियल है और क्या अनरियल है। और वो जो उसके जो डे टू डे छोटे काम उनको करने में भी असमर्थ हो जाता है। जस्ट लाइक वो अपने ड्रेस नहीं पहन सकता, अपने आप ड्रेस अप नहीं हो पाएगा, है ना, और कॉम नहीं कर पाएगा। ये स्वेरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, लुक हियर, ये स्वेरिटी के कितने उसको मेंटल इलनेस है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो वो उसके जो सोशियो ऑक्यूपेशनल लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, समाज में वो फिट नहीं हो रहा है। तो ये हर जगह पर उस पर प्रभाव पड़ रहा है, बेशक वो मानसिक है, शारीरिक है, सोशल लाइफ है उसकी, लेकिन ये रोग हर चीज़ को इफेक्ट करता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके क्या कारण है। ये तो लक्षण हो गया कि कैसे कैसे लक्षण हैं, छोटी छोटी क्रियाकलाप से पता चल रहा है उसके कि उसको कोई बीमारी है, किसी प्रॉब्लम से वो घिरा है, लेकिन ये क्या कारण है कि उसको ऐसी कोई बीमारी लग जाती है। कारण जो है मुख्यतः हम इनको कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल काज हो सकता है, जेनेटिक बेसिस हो सकते हैं ना, और उसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक उसके जो अनुभव है जीवन में जो कितने अनुभव हैं, उसको जो जिससे बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके जो कितनी इंटीमेसी है, कितने उसको केयर किया गया है, ग्रूम किया गया है
है ना, तो बायो साइको सोशल कहते हैं, सामाजिक जो उसका परिवेश है ना, परिवेश है उसका, एक सामाजिक परिवेश, ऐसा सामाजिक परिवेश जिसमें उसको कुछ केयर मिलती है, प्यार मिलता है, वार्मथ है ना रिलेशनशिप में। ऐसा कोई रिजेक्टेड चाइल्ड होगा, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ और होगी। आपने देखा होगा कोई बच्चे होते हैं उनको फेंक देते हैं, ऐसा भी तो हो रहा है जी हो रहा है ना, तो उसमें फेंक देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, या घर में भी रह रहे तो बहुत एक्सेप्टेंस नहीं है उस बच्चे के लिए, है ना, किसी कारणवश व्हाटएवर, है ना। तो ये जो है ये सोशल कॉज है एक किस्म से, है ना। इसी तरह से हमारे स्पिरिचुअल कॉजेज भी हैं। आपके बिलीफ सिस्टम क्या है ना, आप अगर देवता को मानते हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है। इसी तरह से आप किसी पुनर्जन्म में विश्वास करते हो या भूत प्रेत में विश्वास करते हो, तो आपका सोचने का स्टाइल, थिंकिंग स्टाइल वो डिफरेंट होगा, है ना। तो बायोसाइको सोशल और स्पिरिचुअल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो उसके कारण ये बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। तो हम अपने दोस्तों को यही बताना चाहते हैं कि ये एक तरह का रोग है और इस रोग को लगने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि डॉक्टर संजय ने यहाँ पर बताया। हम आपसे जानना चाहते हैं, कुछ तो बातें हुई लक्षण की, लेकिन विस्तार से जानना चाहते हैं कि अगर मैं किसी मानसिक रोगी के साथ रह रही हूँ तो वो खुद तो नहीं कहेगा कि मैं मानसिक रोगी हूँ, या मुझे ये बीमारी लग गई है तो मैं खुद की पहचान नहीं कर पाऊंगी। तो किस तरह से हम मानसिक रोगी को पहचान सकते हैं? अगर हम इस पर विस्तार से बात करना चाहें तो क्या चीज़ें बताना चाहेंगे? देखिए, अगर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मेंटल इलनेसेस के पेशेंट्स उनमें इनसाइट नहीं होते। इनसाइट का मतलब है कि सपोजिंगली हमें फ्रैक्चर हो जाता है या हमें बुखार आ रहा है, तो देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, पेशेंट खुद कहते हैं कि मुझे बुखार है, या उसके अगर चोट लग गई है तो वो कहेगा कि मेरे घुटने में चोट लग गई है, दर्द है। मगर जो मानसिक रोगी होता है वो इसको स्वीकारता नहीं है कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। दिस इज ऐसे ही कहेंगे वो कि मैं, अगर उनको कहें कि चलो अस्पताल में डॉक्टर को दिखाते, ही विल रिफ्यूज, वो इनकार कर देंगे कि मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें लगता है तुम जाओ, है ना। तो ये प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति होता है उसको जो मेंटल इलनेसेस से जो सफ़र कर रहा है उसमें इनसाइट नहीं होती, वो हमेशा नकारता है चीज़ों को। और दूसरी बात कि वैसे भी सोशल स्टिग्मा है मेंटल इलनेसेस को लेकर, है ना। किसी मान लीजिए कि लड़की है, ग्रोइंग अप लड़की है, अगर वो कुछ इस तरह से अबनॉर्मली बिहेव कर रही है तो उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको ऐसा मान के कि कहीं वो उसका फ्यूचर लाइफ को अफेक्ट ना कर दे, लोगों में ऐसा सिग्नल ना जाए कि ये इसको मेंटल इलनेस है, वो छुपाएंगे उसको। सो मेंटल इलनेसेस को लेके दो चीज़ें हैं, एक इंसाइट नहीं है तो वो निकारेगा, वो जाएगा नहीं। दूसरी चीज़ है कि भाई वैसे सोशल स्टिग्मा है। अगर किसी को कहेंगे कि बच्चे को वो साइकेट्रिस्ट के पास ले गए थे या काउंसलिंग के लिए थेरेपी सेशंस के लिए ले गए थे, तो वो सोशल स्टिग्मा भी ये हमारे आड़े आ रहा है हाथ। जी सही, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक तो यही कि हम लोग इसको स्वीकारते नहीं, और दूसरे अगर स्वीकार भी लेते हैं तो दूसरों के सामने बोलते हुए हमें लगता है कि हमारा बच्चा है, हम या जो भी मेंबर है उसकी ज़िंदगी, उसका करियर खराब हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या स्ट्रेस को, तनाव को भी हम मनोरोग में कहीं काउंट कर सकते हैं? क्या वो भी इसके लक्षणों में आता है? या जैसे हम आजकल देख रहे हैं बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, इतना स्ट्रेस वो लेते हैं, या हम देखते हैं कि आज के रिजल्ट्स आउट हो रहे हैं तो वो कहीं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं दे पाए, उसका स्ट्रेस है, तो क्या मनोरोग के लक्षणों में उसको काउंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा है कि भाई जो लक्षण है, तनाव अपने आप में जो है एक एक्चुअली एक स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वो कुछ तनाव होना भी चाहिए। अगर आपको एग्जाम है, आपको कुछ एंजाइटी लेवल होना चाहिए, क्योंकि वो आपके ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो आप लापरवाह होएंगे, तो फिर बच्चा क्यों पढ़ेगा? उसको जो है एक डिग्री तक तनाव होना आवश्यक है, उसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, यू स्ट्रेस। दूसरा है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर किसी व्यक्ति की या किसी बच्चे की उसके स्टडीज़ अफेक्ट हो रही हैं, उसको नींद नहीं आ पा रही है, या उसके खाने की हैबिट्स बदल गई हैं, या उसकी परफॉर्मेंस जो उसको लेके इतना आशंकित रहता है, सो ये तो डिस्ट्रेस हुआ ना, उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। तो ये तनाव जो है, ये दो भागों में जो मैं कह रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ, यू स्ट्रेस
एंड डिस्ट्रेस। इसका मतलब एक अच्छा तनाव है, एक आपको चाहिए जी। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो तनाव थोड़ा तो होना चाहिए, है ना। तो अगर मान लीजिए मदर जो है अपने बच्चे को केयर करने के लिए कितने एंग्शियस रहती है ना, तो अगर वो तनाव जो है बच्चे में नहीं होगा तो परफॉर्मेंस, इसलिए स्ट्रेस डिस्ट्रेस इज डेफिनेटली ए मेंटल इलनेस विच हमें टैकल करनी चाहिए। तो वो क्या है और वो क्यों हो जाता है? अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो क्यों हो जाता है? ये कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, है ना। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है। वो फिर उसके परिवेश जिसके ग्रूमिंग कैसी की, उसका परिवेश कैसा है ना। जी। तो वो चीज़ या बहुत जो है डिमांडिंग पेरेंट्स हो, आपको 98% लाना है, मान लीजिए अगर ऐसा पेरेंट है और अगर वो नहीं ला पाता है तो वो नाराज़ होते हैं, डांटते हैं। ऐसी चीज़ों को जो है वो बहुत हेल्प नहीं करती। मोटिवेशन इज़ डिफरेंट, है ना। आप मोटिवेशन एनकरेजमेंट को जो है वो डांट डपट से मत करिए कि डांटूंगा तो वो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। होता यह है कि भाई आप एनकरेज करिए, बच्चे को एक अपना स्पेस दीजिए, उसको प्लान करने का और उसको एग्जीक्यूट करने का एक स्पेस दीजिए, और उसकी जो थिंकिंग है मैच्योर थिंकिंग करने में उसकी हेल्प करें। अगर उसकी अपनी मैच्योर थिंकिंग होगी तो वो अपने आप में ही एक सेल्फ ड्रिवन पर्सन होगा, है सेल्फ ड्रिवन, जी, है ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही आपने कहा कि बच्चों को खुद से ही उनके निर्णय लेने दीजिए, और ताकि वो खुद से प्रेरित हो और आगे बढ़े। हम जानना चाह रहे हैं कि आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो कोविड का दौर पीछे रहा है, बहुत बच्चे कनेक्ट रहे हैं फ़ोन से, लेकिन फ़ोन के साथ एडिक्ट हो जाना, इंटरनेट की एडिक्शन लग जाना, लत लग जाना, और उसका प्रभाव धीरे धीरे बच्चों के बिहेवियर पर दिखता है, उनकी सोच पर दिखता है। तो ये कहाँ तक हमारी मानसिक सोच को इफेक्ट करता है या मनोरोग की ओर हमें ले जाने में? देखिए, जो आपकी एडिक्शन है या टेक्नोलॉजी की एडिक्शन है, टेक्नोलॉजी है ना, उसका आप उपयोग भी कर सकते हैं और उसको मिसयूज भी कर सकते हैं। दिस इज ये आपकी अपने चॉइस है ना। ऐसा कोई आपको तो नहीं बोलेगा कि ऐसा करो ऐसा करो। मगर जैसे कोविड में जो है ऑनलाइन क्लासेस का जो एक दौर चला है ना, एक सिस्टम बन गया कि भाई अब आपकी पढ़ाई जो है वो फिजिकल क्लासेस के बजाय ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो उनके एक तो एक्सेस हो गई कि उनको मोबाइल चाहिए और उसमें नेट चाहिए ना, जरूरी तो उससे क्या है कि भाई बच्चे में अगर इतनी मैच्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबली वो यूज़ कर रहा है चीज़ों को, देन इट्स फाइन। मगर अगर वो क्योंकि नेट का जो मिसयूज़ कर रहे हैं, नेट इज़ ए वास्ट फील्ड, उसमें सब कुछ है ना। तो सही गलत सब कुछ चीज़ें हैं, और वो अगर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को थोड़ा सा वॉचफुल नहीं रहते हैं, और बच्चा जो है उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे कि वो बहुत स्टबर्न है या ऑब्स्टिनेट है ना, जिद्दी है ना, या आज्ञाकारी नहीं है ना, तो वो फिर इसको मिसयूज़ करेगा। और क्या है कि भी वो स्टडी के बजाय वो डिस्ट्रैक्ट होके ऐसे साइट्स जो एक्सप्लोर करने लग जाएगा, जैसे गेमिंग है, पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं, या इस तरह के जो साइट्स हैं जो कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। दैट इज़ वाई अगर उसके पास अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी है मोबाइल की, तो क्या है कि वो या तो उसका यूज़ करेगा तो स्टडी के लिए करेगा, है ना। अगर वो जो बच्चा है 6 आवर्स ऑफ अनप्रोडक्टिव यूज़ कर रहा है, 6 आवर्स ऑफ अनप्रोडक्टिव यूज़ ऑफ इंटरनेट, दैट काउंट्स टू बी एडिक्शन, है ना। आपके मान लीजिए 6 घंटे क्लासेस हैं, डजंट मैटर, वो आप प्रोडक्टिव यूज़ है। अगर सपोजिंगली कोई व्यक्ति है, उसको अपने बिजनेस या शेयर मार्केट में उसको वो करना है, इन्वेस्ट करना है या डिसइन्वेस्ट करना है, व्हाटएवर, तो उसको प्रोडक्टिव यूज़ है। या हमें जो है ईमेल चेक करनी है, ऑफिशियल काम करना है, प्रोडक्टिव यूज़ है। बट एनीवन, नॉट ओनली नेसेसरली बच्चे बट एडल्ट्स भी, अगर वो 6 घंटे से ज़्यादा अनप्रोडक्टिव यूज करते हैं इंटरनेट का, दैट मीन्स द पर्सन इज एडिक्टेड। और इसका क्या प्रभाव है फिर? क्या वो मनोरोग की ओर तो नहीं बढ़ रहा? एडिक्शन इज मनोरोग, है ना। जरूरी नहीं है कि जैसे हम
एडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि अल्कोहल एडिक्शन जी, या सब्सटेंस अब्यूज या ड्रग्स की एडिक्शन, नॉट नेसेसरली, दैट आल्सो इज एडिक्शन, बट आपके जो एडिक्शन है बिहेवियर की, ये भी एडिक्शन है, ये मनोरोग ही है ना। इसको भी हमें हैंडल करने के लिए उसके जो काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं उसके साथ, बच्चे के साथ या जो हूसोएवर इज इन्वॉल्व्ड, तो उसके साथ हम सेशन ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज है ना, या फिर उसको जो साइकेट्रिक अगर हेल्प चाहिए तो वो भी मतलब मिल सकती है, उसको जाना चाहिए। मतलब दिस इज वेरी क्लियर कट, वेरी क्लियर। एनीवन हु इज, जैसे रात को जो है 4 बजे तक आप इंटरनेट सर्फ करते रहे, क्या मतलब है उसका? अगर आप पढ़ रहे हैं मान लिया तब ठीक है, अगर आप कुछ कर रहे हैं उसका प्रोडक्टिव यूज, आप नोट्स बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इट्स फाइन, बट अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ मोर देन 6 hours इट काउंट्स टू बी एडिक्शन, और उसके लिए हमें डॉक्टर की सहायता चाहिए या साइकोलॉजिस्ट की सहायता। जी, बहुत सही आपने कहा। और हम तो अपने तमाम दर्शकों से, जो भी पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, उनसे कहना चाहते हैं, ये बच्चों की ही बात नहीं है, बड़ों की भी बात है, जो भी फ़ोन की जिनको लत लग जाती है, पहले ज्ञान विज्ञान के चक्कर में, मनोरंजन के चक्कर में हम जुड़ते जाते हैं और हमें खुद को ही भान नहीं होता कि कब हमें लत लग गई, और फिर खुद हम स्वीकारते नहीं कि हम मनोरोगी हो गए हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि डॉक्टर से सलाह लें और अपने बड़ों के साथ बैठकर बात करें, फ़ोन को हम दरकिनार करें। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम मनोरोग की बात करते हैं, ये तो बच्चों की बात थी, उनकी एजुकेशन की बात थी, स्ट्रेस की बात थी, लेकिन हम अपने आसपास देखते हैं, गाँव में देखते हैं, दूर दराज में देखते हैं कि बहुत सारे किसी को भी, हम महिला की बात करें, पुरुष की बात करें, तो भूत प्रेत की छाया के रूप में ले लिया जाता है उसको, और वो एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, तो लोग डॉक्टर के पास जाना सही नहीं समझते और इसको बीमारी नहीं मानते। तो कैसे हम वहाँ पे पहचान कर सकते हैं और किस तरह से उनको ठीक कर सकते हैं? हाँ, देखिए, वो एक मान्यताएं भी होती हैं, जो कल्चरली एक्सेप्टेड बिहेवियर होता है ना, तो उसको हम बहुत उस तरह से नहीं लेते कि अब नॉर्मल बिहेवियर है, मगर सपोजिंगली जिस तरह से एक दिल्ली में कोई 9 लोगों ने सामूहिक हत्या, अपने आत्महत्या कर ली थी, ब्रूरी कांड या कुछ इस तरह, बुरारी कांड है ना, बुरारी है ना, तो उसमें जो व्यक्ति में आप में एक ऐसे कि किसी की आत्मा का जो उसके ऊपर साया है ना, तो उसमें चाहे वो अपने पैतृक कोई उनका ग्रैंडफादर ही होगा या फादर का उसके साया होगा, तो वो बिहेव इस तरह से करता था। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अब बिहेव हम इस तरह से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें मेंटल इलनेस के एलिमेंट्स हैं। इट्स सडन पर्सनालिटी चेंजेस हो जाना, किसी उसके टेस्ट या हैबिट्स जो है सडनली बदल जाना है ना, तो ये चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि भाई वो मेंटल इलनेस है। सपोजिंगली किसी को जो है कुछ दिख रहा है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो बोल भी रहा है, व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे ये दिख रहा है ना, चाहे वो कोई उसका रिश्तेदारी हो या कोई ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आमतौर पे दूसरों को नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि उसको जो है एक मनोरोग के गंभीर लक्षण है ना, तो उनको उसके लिए उन्हें साइकियाट्रिस्ट के कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये देवता का झाड़ फूंक, ये मंत्र संत्र ये इफेक्ट नहीं करेंगे, है ना। ये बहुत सही आप कह रहे हैं कि ये इफेक्ट नहीं करेंगे और किसी और को पहचान भी हो रही है, लेकिन लोगों को अवेयर कर पाना और लोगों को डॉक्टर तक ले जा पाना या उनको बता पाना कि ये मेंटल सिकनेस है, ये कोई जादू टोना नहीं या कोई कुछ उनको भ्रमित नहीं उनको होना चाहिए, तो कैसे उनको अवेयर करें, कैसे उनको जागरूक करें? हाँ, कुछ एक तो जैसे हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करते हैं जी। ये भी तो एक IAC एक्टिविटी आप कर रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, तो जो देख रहे हैं दर्शक को अगर वो समझ जाएं कि भाई किसी को अगर ऐसी चीज़ दिखाई दे या ऐसी चीज सुनाई दे जो सामान्य व्यक्तियों को नहीं सुनाई दे रही है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसको मेंटल इलनेस के गंभीर, मैं बोल रहा हूँ गंभीर लक्षण है जी। तो अगर चिंता, अवसाद, ये छोटे मोटे लक्षण जो हैं या ऑब्सेशन है किसी चीज़ का, ये ठीक है, ये भी बीमारियां हैं, लेकिन ऐसी चीज़ दिखाई देना या ऐसी चीज़, ऐसे आवाज़ें सुनाई देना, ये बहुत गंभीर लक्षण है। इसके लिए तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास तुरंत ले जाना चाहिए। अगर कोई दर्शक ऐसा कोई एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने आसपास में, तो उनको तुरंत साइकियाट्रिस्ट के पास जाना।
तो हम तो अपने दर्शकों से यही चाहेंगे कि आज हर रोग, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि हम समय पर सही जगह पर पहुंच जाए, डॉक्टर के पास दिखाएं, उनसे इस विषय में जानकारी लें। डॉक्टर संजय, आपसे हम जानना चाहते हैं, अभी बात हुई कि जो तनाव है, चिड़चिड़ापन है, अकेलापन है, बहुत से लोग हैं ऐसे जो अकेले रहना चाहते हैं, बहुत चिड़चिड़ापन उनके बिहेवियर में आ जाता है, स्ट्रेस में लोग आ जाते हैं, तो ये भी हमें लगता है कि मनोरोग के ही लक्षण ये हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर हम बात करते हैं बच्चों की या बड़ों की या वृद्ध की, तो क्या मनोरोग के लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं या सबके लिए समान रहते हैं? जो एक लाइफ स्पैन साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान के जो है ना, एक लाइफ स्पैन साइकोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग। बच्चा किस तरह से ग्रो करता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके पश्चात वो बूढ़ा होने लगता है, फिर डेथ हो जाती है, तो है ना, जब बहुत नज़दीक होता है डेथ के, तो कैसे उसके मनोभाव होते हैं ना, कैसे कैसे मनोवृत्तियाँ उसकी बन जाती हैं। डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा अलग तो है चीज़ें। बच्चों में जो है वो कैरियर का, स्टडीज़ का, कुछ बिल्ड करने का, रिलेशनशिप्स का ऐसा होता है। जब आप बड़े हो जाते हैं, मैरिज लाइफ में होते हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन से जो है वो क्या प्राप्त करना है, कितने सेटिस्फेक्शन है, हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद योर प्रोफेशन, है ना, तो अपने उसके ऊपर कितना आप सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं, तो नेचुरली डिफरेंट है ना। इसी तरह से बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बीमारियां हैं, तो बीमारियों को कोप करने का भी एक मनोवृत्ति होती है, हाउ टू कोप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, है ना, बीमारी तो स्ट्रेसफुल है ही है, तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे बुढ़ापे में जो है लोनलीनेस रहते हैं, बच्चे नहीं हैं तो आपको एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम कहते हैं उसको, कि आपको लगता है कि बिल्कुल खाली हो गया घर, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक इनको हैंडल करने के लिए एक साइकेट्रिक या एक अच्छा, एक हेल्दी बेंट ऑफ माइंड चाहिए, है ना, बिकॉज अदरवाइज जो है वो आपको एक तनाव लाएगी। डॉक्टर संजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के दौर में बड़े बुजुर्गों से भी हमने सुना है कि ऐसा क्यों है कि बीमारियां पहले कम थी और आज ज़्यादा है, और मानसिक बीमारियां ज़्यादा है? बिल्कुल हो सकता है, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जो हमारा जो जीवन से अपेक्षाएं हैं, है ना, वो बदल रही हैं। पहले हम कंटेंटेड होते थे, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज बन गया, है ना, अमेरिका में क्या बन रहा है ना, चाइना वालों ने क्या बना लिया, तो ये कॉम्पिटिटिव सोसाइटी जो है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, या परपेचुअली जो कंपटीशन की जो भावना है, और वो से अपेक्षाएं बढ़ गई, हाँ बढ़ गई हैं। आपको जो है ना बाह्य सुख ज़्यादा चाहिए, है ना, बाह्य सुख ज़्यादा चाहिए आपको, बिल्कुल जो आपके अंतर्मन में जो एक शांति होनी चाहिए या स्थिरता होनी चाहिए, उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि योग जो है ना, योग डे बनाइए। जी, अब आपसे जानना चाहते हैं कार्यक्रम के अंत में कि अगर मनोरोग के निदान की हम बात करते हैं तो आप क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? निदान के बारे में दो ही चीज़ें कहूँगा कि ये जो हमारे लोकल जो बिलीफ सिस्टम है देवता का, ठीक है, देवता के प्रति आस्था हो वो भी अच्छी बात है, वो भी एक आपको मानसिक स्थिरता देता है, मगर जो गंभीर लक्षण अगर आपको नजर आ रहे हैं तो साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और वो ठीक हो जाते हैं, है ना। डॉक्टर संजय, इतनी अच्छी जानकारी, इतनी विस्तार से आपने आज के हमारे कार्यक्रम के बारे में, विषय के बारे में दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। दोस्तों, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हमने बात की मनोरोग कारण एवं निदान विषय को लेकर। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप जागरूक होंगे तो ये रोग आपको और आपके आसपास किसी को भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका इलाज आप करवा सकते हैं, इसकी पहचान करके आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुमति लेते हैं, दीजिए अनुमति, नमस्कार।